अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। बेहतर फसल उत्पादन के लिए क्यों और कैसे कराएं मिट्टी की जांच। अच्छे फूल उत्पादन हेतु पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में जरूरी कार्य। अधिक उपज के लिए जायद मूंग की फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। बदलती परिस्थितियों में बढ़ती जनसंख्या की भोजन मांग की आपूर्ति के लिए हमारे किसान भाई अपनी फसल में अनियंत्रित और असंतुलित रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों और उर्वरता में भारी कमी देखी जा रही है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमारे किसान भाई अपने खेत की मृदा की जांच समय समय पर करवाएं, ताकि वे हेल्थ कार्ड के अनुसार फसल में सिफारिश की गई पोषक तत्वों की मात्रा को भूमि में देकर उर्वरकों की लागत को कम करते हुए अधिक उपज ले सके। तो हमारे किसान भाई कैसे कराएं मिट्टी की जांच, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेवही के डॉक्टर त्रिलोकीनाथ रॉय। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। लेकिन एक गंभीर चिंता का विषय है कि जहां सन 1972 एवं सन 1975 के बीच 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटाश के सम्मिलित प्रयोग से अपनी मृदा से 18 से 20 किलो धान और गेहूं का उत्पादन होता था, वहीं विगत दशक में 8 से 10 किलो रह गया है। यह हमारी मृदा की गिरती उर्वरा शक्ति का सूचक है। अतः किसान भाइयों, आइए पहले जानते हैं कि स्वस्थ मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। परंतु किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें, इसकी पहचान मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आने के बाद करेंगे। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। अच्छी फसल उगाने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होती है मिट्टी की जांच हम करवाएं। मृदा जांच के लिए जैसे हमारे धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है एवं अधिकतर सब्जियों में जैसे आपकी लौकी हो गई, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, घेवड़ा हो गया, बैगन, मिर्च, टमाटर, इनके सब के लिए मिट्टी की जांच करवाने के लिए खेत के किनारे से 2 मीटर स्थान छोड़ करके 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर तिकोना अंग्रेजी के भी आकार का गड्ढा बनाते हैं चारों कोनों से। फिर उसके बाद बीच से 25 कट्ठा खेत से 5 जगह नमूना इकट्ठा करते हैं हम लोग। उस नमूने को सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको महीन भून करके 2 मिलीमीटर की चलनी से चाल करके आधा किलोग्राम मिट्टी प्रयोगशाला में जांच करने के लिए भेज देते हैं। खेत से मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ सावधानियों को अवश्य ध्यान में रखें। तो कौन कौन सी हैं वो सावधानियां, आइए जानते हैं। किसान भाइयों,
जो फसलें हमने बताया उनके लिए 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाते हैं। उसके अलावा जैसे आपका गन्ना हो गया, तो गन्ने के लिए 1 फीट की गहराई का तिकोना गड्ढा बनाते हैं, क्योंकि उसकी फसल की जड़ें काफी गहराई तक जाकर के पोषक तत्व को लेती हैं। उसी तरह से यदि आप बाग लगाना चाह रहे हैं, जैसे केला हो गया, केला हमारी ऐसी फसल है जो कि बागवानी की फसलें हों, चाहे जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी फसलें लगाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1500 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर लगता है। 1 हेक्टेयर में सामान्यतः 4000 से 5000 पौधे लगते हैं। नाइट्रोजन 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केले में लगता है। फास्फोरस 70-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केले में लगता है। एक पौधे के लिए लगभग 1200 ग्राम के करीब पोटास लगता है, जो कि 3 भागों में दिया जाता है। उसके लिए हमें मिट्टी की जांच करवा करके उर्वरक का निर्धारण करवाना चाहिए, और फसल की भी जांच होती है। मिट्टी की जांच हम करवाएं, मिट्टी का नमूना ले लें। उसके बाद फसल में जैसे धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, तो गेहूं की फसल खड़ी है तो आपकी जब फसल कटती है तो गेहूं के दाने को लेकर के हम उसकी जांच करवाते हैं। जो डंठल आता है भूसे में जांच की जाती है, तो भूसे के जांच के लिए ऊपर का भाग, नीचे का भाग काट के बीच वाला भाग दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि फसल के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो गेहूं धान कौन से पोषक तत्व को ज़्यादा लेता है। सामान्यतः यह देखा गया है धान गेहूं में पोटास फसलें ज़्यादा लेती हैं, गन्ना भी पोटास ज़्यादा लेता है, लेकिन जो दिया जाता है वो नाइट्रोजन ज़्यादा उर्वरक के रूप में दिया जाता है। नाइट्रोजन जैसे धान की ऋतु आने वाली है तो 120 से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 70 किलोग्राम, पोटास 40 से 50 किलोग्राम। चूँकि जनपद की मिट्टी में पोटास मध्यम से लेकर के उच्चतर माध्यम का पोटास है। जो मिट्टी हमारी तराई क्षेत्र वाली मिट्टियां हैं वो पोटास से परिपूर्ण है, तो वहां पर अगर पोटास हम नहीं भी देते हैं तो भी काम चल जाता है। किंतु जहां पर 0 टिलेज से गेहूं की बुआई करते हैं और धान की सीधी बुआई करते हैं, जब धान की सीधी बुआई करते हैं पोटास उतना अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहां पर हम बाहर से पोटास 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। कहीं पर क्या होता है किसान भाई, जैसे धान लगा रहे हैं तो डाई नहीं देते हैं, पोटास नहीं देते हैं, सल्फर नहीं देते हैं, जिंक नहीं देते हैं, यूरिया मिलती है, सिर्फ अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते रहते हैं। तो यूरिया का प्रयोग करने से होता क्या है, फसल तो हमारी हरी भरी रहती है, लेकिन उसमें तरह तरह के कीट और रोग लगना शुरू हो जाते हैं। तो पोटास और सल्फर ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि फसलों को बीमारी और कीट दोनों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, साथ साथ फसलों को सूखे से लड़ने की भी क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है। पहली चीज होती है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। दिन ब दिन मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटती जा रही है। कार्बनिक पदार्थ घटने का पहला कारण है कि हम अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। पशुओं की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। पशुओं की संख्या जब घटती जा रही है तो हम क्या करते हैं, गोबर नहीं मिल पाता है, गोबर की खाद नहीं मिल पाती है। उसके साथ साथ कार्बन क्रेडिट, यानी कि हमारी जो फसलें होती हैं इनके ठूंठ जो खेत में रहते हैं उससे भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा खेत में हमारी बढ़ती है। लेकिन ये देखा गया है, विगत 10 वर्षों से देखा जा रहा है कि किसान क्या करते हैं कि खेत में जब उनके गन्ना कटाई हुई तो कुछ गन्ने का ठूंठ बचा हुआ है या गन्ने की पताई खेत में बची हुई है तो किसान छोड़ देते हैं कि खेत में सड़ेगा, लेकिन कुछ लोग उसको उठा ले जाते हैं जो गरीब तबके के आदमी होते हैं। तो किसान करता क्या है, खेत में ही फसल के ठूंठ को जला देता है, आग लगा देता है, चाहे धान का पुआल हो, चाहे गेहूं का पुआल हो, चाहे गन्ने का पुआल हो। उससे क्या होता है, हम धान के पुआल को ही नहीं जलाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी जलाते हैं। सिर्फ मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं, गलते हैं तो कार्बन की मात्रा बढ़ती है मिट्टी में और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो किसान भाई फसलों को जलाएं ना, खेत में सड़ाएं, पानी दे करके यूरिया दे दें, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनती है, मिट्टी हमारी स्वस्थ होती है। और मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है। मिट्टी के जांच के अनुसार उर्वरकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश में झरबेरा फूल की बाजार मांग को देखते हुए जो किसान भाई पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती कर रहे हैं, वे इस समय फसल का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर अधिक और गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति होगी। तो पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं महाराजपुर उधम सिंह नगर के एक सफल किसान केएल ठकराल। किसान भाइयों, आजकल गर्मी जैसे अपने चरम पे धीरे धीरे पहुंच रही है, टेम्परेचर रोज ही बढ़ता जा रहा है, तो इन दिनों में झरबेरा में काफी कीट और पतंगे आते हैं। बहुत सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इन कीट और पतंगों का यदि हम समय पर ध्यान नहीं रखते तो जो हमारी फसल है वो उपयुक्त मानकों के अनुसार नहीं हो पाती है, जिससे कि बाजार में उसका सही दाम हमको नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले गर्मी के कीटों में आती है माइट। ये झरबेरा की पत्तियों का रस चूसती है और झरबेरा की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो माइट के लिए बाजार में एबासिन नाम की दवा आती है, जिसका 1 ml आप 3 लीटर पानी में मिला के और इस पे स्प्रे करें, और उसके साथ साथ सवेरे और शाम पानी से झरबेरा के पत्तों को अच्छी तरह से धो दें, जिसको शावरिंग बोलते हैं। यदि 15 दिन में माइट खत्म नहीं होती तो 1 स्प्रे इसका दोबारा कर दें। दूसरा इस पे जो आजकल कीट आता है वो होता है थ्रिप्स। उसमें पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और ये कीट भी झरबेरा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए एमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा बाजार में आती है, जिसका 1 ग्राम लीटर में मिला के इसका आपको छिड़काव करना चाहिए। तीसरा जो कीट आजकल आता है वो होती है सूंडी, जो इसके पत्तों को खाती है। ये भी काफी नुकसान करती है। नए नए पत्तों को खाने के बाद झरबेरा में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो फूल दे सके। इसके लिए एबासिन नाम की दवा 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के इसमें आपको स्प्रे करना पड़ता है। उसके बाद जो कीट आता है वो है लीफ माइनर। लीफ माइनर कीट पत्तियों से भोजन प्राप्त करने के लिए सुरंग बनाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवा आधा ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसके ऊपर आपको स्प्रे करना पड़ता है। इसके बाद जो बहुत मुख्य इसमें कीड़ा झरबेरा में आता है वो होती है व्हाइट फ्लाई, जिसको हम सफेद मक्खी कहते हैं। इसका अपना रोल तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये एक पेड़ पे बैठ के दूसरे पेड़ पे बैठ के बाकी जो कीट हैं उनका प्रसारण कर देती है, जैसे माइट का, लीफ माइनर का, थ्रिप्स का। तो इसके लिए आपको एमिडाक्लोप्रिड 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, उसके बाद एक्टारा 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और उसके बाद पेगासस 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में स्प्रे करना पड़ता है। एक दिन या 2 दिन छोड़ के लगातार इसका 3 दवाइयों का स्प्रे इसमें करना पड़ता है, तब जाके हम व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण कर पाते हैं। उसके अलावा जैसे कि गर्मी के दिन हैं तो रात के समय, सर्दियों में हम इसके पर्दे बंद कर देते थे, लेकिन गर्मियों में आपको पर्दे रात को भी खुले रखने चाहिए, जिससे कि झरबेरा की क्रॉप अच्छी हो सके। उसके अलावा आजकल खरपतवार भी इसमें काफ़ी मात्रा में उगते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर सही मिलता है। तो खरपतवारों की निराई गुड़ाई और सिंचाई का विशेष ध्यान इसमें हमको रखना चाहिए, क्योंकि इसकी सिंचाई आप देख रहे हैं कि ड्रिप के द्वारा होती है। तो इसकी सिंचाई में हमको पानी कितना देना है, इसके लिए एक सीधा साधा साधन है कि आप दोपहर में
देखते हैं कि यदि इसके पत्ते नीचे को झुके हुए होते हैं तो इसका मतलब आप जितना पानी दे रहे हैं वो आवश्यकता अनुसार नहीं है, आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा। सर्दियों के हिसाब से गर्मियों में कई बार 1.5 गुना या 2 गुना पानी भी जरबेरा को ज़रूरत होती है। जैसे पौधे बड़े होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और छोटे पौधों को कम पानी की ज़रूरत होती है। तो गर्मियों में पानी का भी विशेष ध्यान किसान भाइयों आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी फसल जो है वो किसी तरह की परेशानी में ना आए और उसका अच्छा दाम जो है आपको बाजार में मिल सके। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने जायद मूंग की बुवाई कर दी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है, साथ ही साथ फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों को भी समय रहते नियंत्रण करना है। तभी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर फसल से ज्यादा उपज मिलेगी। तो इस समय मूंग की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार जाट। ग्रीष्मकालीन मूंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस समय जो सामयिक है वो आप इस जानकारी को सुने कृपया करके। बहुत अच्छी जानकारी है। अभी हमारे किसान भाइयों ने मूंग की जो है फसल बोई हुई है, जो बहुत अच्छी अवस्था में है। कई जगह तो 15 से 20 दिन की ये फसल हो गई है। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अब मूंग में जो है बोने के बाद जो है सबसे पहली जो समस्या आती है खरपतवार की आती है, क्योंकि खरपतवार मूंग की फसल में बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्मी में भी बहुत ज़्यादा खरपतवार होते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमें जो है इमेजिथापर उस दवा का प्रयोग हम 15 दिन की 20 दिन की फसल पे कर सकते हैं और इसके बाद निंदाई गुड़ाई के द्वारा हम खरपतवार को दूर कर सकते हैं। मूंग की फसल में कम से कम 45 दिन तक खरपतवार नियंत्रण हमें करना आवश्यक है। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। और बहुत पानी की इसमें जो है ज़रूरत है, तो अभी इस समय एक पानी 15 से 20 दिन की उम्र में पहला पानी मूंग की फसल में हो जाना चाहिए और इसके बाद प्रत्येक 12 से 15 दिन में इसको पानी की आवश्यकता होती है और संपूर्ण फसल के दौरान 5 से 6 पानी की आवश्यकता मूंग में होती है। मूंग की फसल से अधिक और गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करना होगा। तो आप मूंग की फसल में इस समय कौन से पोषक तत्व का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। और जिन किसान भाइयों की फसल अगर कमजोर दिख रही है तो वो है जो 19-19-19 जो घुलनशील खाद आता है उसको घोलकर अगर स्प्रे करेंगे तो जो है फसल की बढ़वार तेजी से होगी और जो है वो उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कर सकते हैं। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। मूंग की फसल में जो है इस समय सफ़ेद मक्खी, जेसिड्स, एफिस, इस तरह के कई चूसक कीड़े मूंग की फसल में आक्रमण करते हैं।
जो कि मूंग की फसल में पीला मोजेक जो वायरस आता है MYMB, वो वाइट फ्लाई के द्वारा संपूर्ण फसल में फैला देते हैं। तो इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए हमको जैविक नीम के तेल आदि के द्वारा भी जो है हम इन कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको जो है इमिडाक्लोप्रिड 0.05% के हिसाब से जो है हमें दवाई का छिड़काव करना है। इसके अलावा मूंग की फसल में थ्रिप्स कीट का भी प्रकोप होता है। ये कीट फसल की पत्तियों और फूलों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाता है, जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इस प्रकार से हमें इंसेक्ट का और बीमारी का जो है रोकथाम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हमारी फसल जो है आगे जैसे 45-50 दिन की हो जाती है तो उसमें फलियां जो है पकने लग जाती है मूंग की फसल में, तो उन फलियों को तोड़ के अच्छे सुखा के हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है केराकत जौनपुर के शिवाकांत तिवारी ने। आपने दुधारू पशुओं में यूरिया विषाक्तता के उपचार पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई जो है हमारे बहुत ही पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरियां पालते हैं, और इन पशुओं में कई बार क्या होता है यूरिया की विषाक्तता हो जाती है या यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्योंकि किसान भाई जो है यूरिया का उपयोग खाद के रूप में करते हैं, और जो खाद जो है कई बार चारागाहों पे, बरसीम पे या ज्वार पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से कई बार विषाक्तता हो जाती है या टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके अलावा किसान भाई राशन में यूरिया मिला देते हैं या भूसा जो यूरिया उपचारित भूसे का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से कई बार पशुओं में जो है यूरिया की विषाक्तता या टॉक्सिसिटी हो जाती है। यूरिया का मवेशी में राशन ठीक से न देने पर या कई बार क्या होता है कई पशु भूखे होते हैं और उनको जैसे ही यूरिया या कोई भी इस तरीके का केमिकल मिल जाता है तो उसको ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं और उसके बाद उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी ये विषाक्तता पैदा हो जाती है। हमारे जो किसान हरे चारे की फसलों में उर्वरक के रूप में यूरिया का अधिक प्रयोग कर देते हैं और वो चारा अधिक मात्रा में पशु के आहार में प्रयोग किया जाता है, तब ये समस्या पशुओं में अधिक आती है। तो पशुओं में यूरिया की अधिक मात्रा हो जाने पर किस तरह से प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। ये यूरिया का उपयोग पशुओं में जो है नाइट्रोजन के रूप में प्रोटीन को बढ़ाने के लिए करते हैं, और कम मात्रा में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें पशु स्वस्थ रहता है और दूध भी अच्छा देता है। लेकिन यदि यूरिया की मात्रा ज़्यादा पहुंच जाती है शरीर में तो उसमें विषाक्तता पैदा हो जाती है। ये यूरिया र्यूमन में बैक्टीरिया द्वारा बनता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और फिर जो है जो माइक्रोब्स हैं या जो र्यूमन में जो फ्लोरा पाए जाते हैं उनका जो उनकी संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। पशुओं में यूरिया की विषाक्तता कैसे पैदा होती है इसके बारे में किसान भाई देखेंगे। यूरिया जो है र्यूमन में बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और फिर र्यूमन में माइक्रोफ्लोरा अमोनिया को प्रोटीन में बदल देता है, परंतु अत्यधिक मात्रा में यूरिया खाने से र्यूमन में अमोनिया का ज़्यादा निर्माण होने लग जाता है, जो कि रक्त में अवशोषित हो जाता है, रक्त में उसकी मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में पहुंच करके ये विषाक्तता पैदा कर देता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं का हनन हो जाता है या सांस लेने में पशु को दिक्कत होने लग जाती है, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और रक्त में लैक्टिक एसिड का स्तर जो है
वो काफ़ी बढ़ जाता है। अमोनिया मस्तिष्क में पहुंच करके मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। पशुपालक भाइयों, आप कैसे जानेंगे कि पशु यूरिया विषाक्तता से ग्रसित है, और यदि ऐसी समस्या पशु में आ गई है तो सबसे पहले करना क्या है? यूरिया विषाक्तता के जो लक्षण हैं वो पशु के मुंह से झाग रहित लार निकलना, पेट का फूलना, पशु का कांपना, दांत जो है पीसना, दांत जो किटकिटाते हैं इस तरीके से, और ये मुख्य रूप से ऐसे लक्षण आते हैं। पेट में दर्द होता है, पशु अशांत हो जाता है, वो कभी कभी मतलब उसकी स्थिति जो है वो ऐसी होती है, काफ़ी बेचैनी महसूस करता है। आँखों के पलक और मुंह के पास जो ऐंठन हो जाती है, और कई बार जब बहुत ज़्यादा तीव्रता हो जाती है तो जानवर की मृत्यु हो जाती है। उपचार के लिए पशु के आसपास एक तो है विषाक्तता का स्रोत हटा देना चाहिए, यानी कि यूरिया खाद वहाँ आसपास नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आप पशुओं को बांध रहे हैं वहाँ पे यूरिया नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, अमोनिया का निर्माण रोकने के लिए हम जो है सिरका देते हैं। जो गांव में सिरका उपलब्ध है, चाहे वो गन्ने का हो, चाहे सेब का हो या संतरे का हो, कोई भी सिरका ले लेंगे, उसको 2 से 6 लीटर सिरका 40 से 45 लीटर पानी में मिला करके और बीमार पशु को पिलाएंगे। इससे पशु जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरा, र्यूमन में जो है माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए र्यूमन का कट जो है अच्छे जानवर का, जो हेल्दी जानवर है, जो स्वस्थ जानवर है, उससे हम उसका र्यूमन का फ्लूइड जो है उसके र्यूमन में डालेंगे, तो इससे धीरे धीरे पशु ठीक होने लग जाते हैं। इसके प्रबंध के लिए है कि पशुओं को जो चारा खिलाएं उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना डाली जाए। जो हरा चारा आप उत्पादित कर रहे हैं, चाहे बरसीम है या ज्वार है या बाजरा है, उसमें यूरिया का कम से कम उपयोग करें। जो राशन खिला रहे हैं उसमें भी यूरिया ना मिलाई जाए, और यदि भूसा उपचारित खिला रहे हैं तो उसमें एक पर्याप्त मात्रा है, जैसा कि मैंने बताया कि 30 से 40 ग्राम यूरिया एक पशु, जो दुधारू पशु है, वो एक दिन में खा सकता है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा दी जाएगी तो उसमें ये लक्षण पैदा होंगे। हमारे किसान भाइयों को ये हम सलाह देते हैं कि वो अपने पशुओं को यूरिया खिलाएं, लेकिन मात्रा निश्चित रखें। यदि किसी वजह से एक्सीडेंटली वो यूरिया खा लेते हैं तो उनका तुरंत ही उपचार कराएं, और इसके लिए सबसे अच्छा उपचार है सिरका पिला देने से यूरिया की विषाक्तता समाप्त हो जाती है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। अच्छी गुणवत्ता का तेल प्राप्त करने हेतु गेंदा फूल की उन्नत खेती पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।